2 दिन तक रुद्र घर नहीं आया था। प्रत्यक्षा अभी भी सहमी हुई थी। अगले दिन केत की अम्मा ने प्रत्यक्षा को तैयार करके गांव के मंदिर पहुंची, जहां बाबा साहेब ने एक पूजा रखी थी। प्रत्यक्षा ने पाया रुद्र वहीं पर चुपचाप खड़ा था। इस पर जैसे ही यदि वहां पहुंची, रुद्र उसके पास आया। एक बात सुन लो, अपनी जुबान पर पूरी तरह से ताला लगा कर रखना और सिर से पल्लू हटने ना पाए। हाँ, तो बोलना भी कौन चाहता है, और लोगों को अपनी शक्ल दिखाकर मैं करूंगी भी तो क्या। सारे इंतजाम लगभग पूरे हो चुके थे। मालिक, सभी व्यवस्था पूरी हो गई है। पूजा के लिए जोड़े को बुलवाइए और गंगा जल लाइए। बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा और रुद्र को इशारा किया कि वो दोनों ही आगे बढ़े और पूजा में शामिल हो जाए। इस पर प्रत्यक्षा और रुद्र दोनों ही हवन कुंड के पास बैठे हुए पूजा में शामिल हुए। जजमान, आप दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाइए और ये फूल और अक्षत अपने हाथ में लीजिए। कुछ दान करने के लिए भी मुद्रा ले लीजिए और फिर ईश्वर के साथ समर्पित कीजिए। वैसे मालिक, पूजा संपन्न आप किसके हाथों से करवाना चाहते हैं? इस पर बाबा साहेब ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, पंडित जी, यहाँ सबको पता है नारायण महल में सिर्फ मर्द ही रहते हैं और बरसों से ही मर्द इस पूजा को संपन्न करते आए हैं। जजमान रुद्र, आप अपना हाथ आगे कीजिए। अरे पंडित जी, हम बात पूरी किए ही नहीं और आप लग गए पंडिताई दिखाने। हमेशा मर्द करते थे पूजा, काहे कि घर में मर्दों के अलावा कोई था ही नहीं। लेकिन अब आ गई है ना हमारी बहुरिया, इस बार ये करेगी सब कुछ, इसी का हाथ लगेगा सबसे पहले। दोनों परिवारों और गांव में दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन फिर बाबा साहब मुझे इतनी खास जगह क्यों दे रहे हैं? एक नौकर की पत्नी को और एक दुश्मन की बेटी को इतना महत्व किस लिए देना? मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा है। ये सच में बाबा साहब इस दुश्मनी से मुझे अलग रख रहे हैं? प्रत्यक्षा अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को पकड़ा और उसे पंडित जी की तरफ कर दिया। प्रत्यक्षा का ध्यान अचानक ही टूट गया। उसने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा। जजमान रुद्र, आप अपना हाथ दुल्हन के हाथ के नीचे रखिए। मंत्र खत्म होते ही आप दोनों ये अक्षत ईश्वर को समर्पित करने से पहले अपना अपना नाम बोलिए। दुल्हन, आप अपना नाम लीजिए। प्रत्यक्षा। जजमान, आप भी अपना नाम लीजिए। ठाकुर रुद्राक्ष मृत्युंजय, रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान। नाम सुनते ही प्रत्यक्षा चौंक गई। उसे आज तक यही पता था कि उसकी शादी जिससे हुई उसका नाम रुद्र था। फिर आज रुद्र ने अपना नाम ठाकुर रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान क्यों लिया? गांव की सुख समृद्धि के लिए ठाकुर पत्नी प्रत्यक्षा रुद्राक्ष मृत्युंजय सिंह चौहान अपने पति रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान के साथ की गई पूजा संपन्न हुई। माता पार्वती और महाकाल की ये जोड़ी ही गांव के प्रतिष्ठान का दायित्व संभालेगी। प्रत्यक्षा आंखें फैलाते हुए रुद्र को घूंघट के अंदर से ही घूरे जा रही थी। रुद्राक्ष मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान तो क्या ये बाबा साहब का नौकर नहीं है? ये उनका बेटा है? तो इसीलिए ये लोग मुझे बेवकूफ बोल रहे थे। प्रत्यक्षा, तेरा मजाक बना दिया तूने खुद ही। पूजा पूरी होते ही प्रत्यक्षा गंगाजल को चारों ओर छिड़कने लगी। उसके पांव में कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा अपने पांव को बार बार देख रही थी। केत की अम्मा शांति से सब देख रही थी। कोई बात नहीं दुल्हन, हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे महल। आज देखा तुमने नारायण के चेहरे पर कैसी खुशी थी। रुद्र बाबा साहब का बेटा है? लगत है तुम्हारे सर की चोट अभी तक ठीक ना हुई है। ये कैसा सवाल है दुल्हन? नहीं, आते ही जब हम झोपड़ी में रहने गए तब मुझे लगा रुद्र नौकर है, क्योंकि बेटा होता तो झोपड़ी में क्यों रहता। और फिर बाबा साहब उसे कभी कभी इतना डांटते हैं। पिछली बार तो उसे मारा भी था और वो एकदम सर झुकाकर उनकी बात मानता है। इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो उनका बेटा हो सकता है। वो ऐसा ही है, नारायण की बात को हमेशा सर झुका कर मान लेता है। वो तो उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन अम्मा, फिर वो झोपड़ी में क्यों रहता है? देखो दुल्हन, ये बात जरा गंभीर है। रुद्र के सामने कभी भी झोपड़ी की बुराई न करना।
उसको वो झोपड़ी बाकी सारी चीजों से ज्यादा पसंद है। तुम्हारे आने से पहले वो तो महल में कदम भी ना रखता था, बस नारायण के बुलाने पर ही आता था। ऐसा समझ लो पिछले 17-18 सालों में वो महल में रहा ही नहीं। बस जब से तुम ब्याह के आई हो तब से ही महल में आना जाना हुआ है उसका। वो भी रात को बाहर निकल जाता है जब नारायण सो जाता है। काहे से उसे महल में रुकना बिल्कुल भी नहीं भाता और नारायण उससे महल से जाने नहीं देता। प्रत्यक्षा ने पहली बार रुद्र के बारे में इतनी बातें सुनी थी। आज उसके सामने रुद्र की पहचान कुछ नई ही थी। इस पर प्रत्यक्षा गांव में जल को छिड़कते हुए महल पहुंची। दुल्हन, ये जल के कलश को मंदिर में रख दो, फिर आराम करो। तब तक हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। इधर प्रत्यक्षा केत की अम्मा के साथ महल में थी, वहीं दूसरी तरफ गांव में दावत चल रही थी। बाबा, आप कुछ खाएंगे? अभी निकाल दूं आपके लिए भी? पहले गांव के सभी लोग खा लें, फिर उसके बाद हम तुम आराम से बैठ के खाएंगे। बाबा साहेब रुद्र से बात कर ही रहे थे कि तभी वहीं थोड़ी दूर से आवाज आई। क्या बात है बाबा, आपने आज अचानक ही गांव में दावत रख दी? हमरे आने का इंतजार तो कर लेते। आवाज सुनते ही बाबा साहेब और रुद्र ने पलट कर देखा तो उन्होंने पाया बाबा साहेब के दोनों बेटे समर्थ और कार्तिक उनके पास आ रहे थे। रुद्र के अलावा बाबा साहेब के 2 और बेटे थे। उनका बड़ा बेटा समर्थ, जिसके कंधों पर बाबा साहेब ने गांव के बाहरी सारे मामले को निपटाने का काम संभाल रखा था। उसकी बस एक ही बुरी आदत थी कि उसे हर वक्त शराब चाहिए होती थी। वैसे तो जिम्मेदार, शांत और समझदार इंसान था, लेकिन साथ ही बहुत बड़ा नशीड़ी भी था। उनका छोटा बेटा कार्तिक रुद्र की उम्र का ही था। वो थोड़ा अड़ियल और जिद्दी किस्म का था। उसे बस अपने काम से ही काम रखना पसंद था। कार्तिक भी अपने बड़े भाई के साथ हमेशा काम में ही लगा रहता था। कार्तिक और रुद्र की आपस में कुछ खास नहीं बनती थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे के रास्ते में आना पसंद करते थे। गांव से बाहर कहाँ गए बाबा? यहाँ पर तो गांव में दावत ही करवा दी आपने। सब कुछ ठीक है ना? और रुद्र कैसे हो? रुद्र ने बिना जवाब दिए ही समर्थ की बात पर सिर्फ सर झुकाते हुए इशारा कर दिया। सब कुछ ठीक है। रुद्र ने बिना कुछ बोले ही समर्थ के पांव छुए और फिर किनारे हट गया। समर्थ ने कार्तिक के सर पर धीरे से मारते हुए कहा, गांव के बाहर से आए हो तो का बुद्धि बाहर छोड़कर आए हो? समझ नहीं आ रहा तुमको? बाबा के पांव छूने चाहिए। हम आ गए बाबा। अरे बड़ा एहसान तुम्हारा, अब आकर हमारे सर पर ही खड़े रहोगे का? जाकर रुद्रा की मदद करो, गांव वालों को खाना खिलाओ, शायद तुम्हारे पाप थोड़ा कम हो जाएं। लोगों को खाना खिलाना हमारा काम नहीं है। जिसका काम है उसके हाथों से अच्छा लगता है। नौकर वाला काम हमसे ना हो पाएगा। ए समर्थ, ये बैल बुद्धि से कहे, कुछ सीखे रुद्रा से। अरे छोड़ो ना बाबा, बच्चे हैं। आज आप अलग ही खुश लग रहे हैं। कोई खास वजह बाबा? अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। अब सभी लोग यहीं पर साथ ही खा पी के चलेंगे। वैसे भी तुमको किसी से मिलाना है हमें। अरे हाँ बाबा, बताना तो भूल गया आपको। जयंत भी हमरे साथ वहाँ पर 2 दिन से था। हैं? कितनी बार बोला है उस अय्याश के साथ ना रहा करो। काहे घूमते हो उसके साथ? चला गया ना वापस वो? अरे नहीं बाबा, कहा है ना कि उसने रास्ते में बहुत ज्यादा पी ली थी। अब उसको रास्ते में तो छोड़ नहीं सकते थे, तो अपने आदमियों के हाथों उसको महल भिजवा दिया है। समर्थ की बात सुनते ही रुद्र और बाबा साहेब दोनों ही हैरान रह गए। बाबा साहेब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। का बोले तुम? ऊका सीधा महल भेज दिए तुम? बाबा, आप इतना काहे पूछ रहे हैं? इसमें बड़ी बात का है। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे महल में कोई खुला खजाना रखा हो। ये सुनते ही रुद्र, जो कि गांव वालों को खाना परोस रहा था, उसके हाथों से पूरियों की टोकरी छूट के नीचे गिर गई। उसने बाबा साहेब की ओर हैरानी से देखा। बहुरिया, हमारी बहुरिया वहां अकेली है। रुद्र और बाबा साहेब ने जैसे ही सुना कि जयंत नशे की हालत में महल गया हुआ है, रुद्र अचानक ही पूरियों की टोकरी जमीन पर पटकते हुए वहां से नंगे पांव ही महल की तरफ निकल गया। समर्थ और कार्तिक रुद्र को इस तरह से देखकर हैरान थे। कहाँ मर गए सब लोग? गाड़ी निकालो, महल जाना है। समर्थ और कार्तिक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बाबा कुछ तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? आप लोग इतना परेशान काहे?
इस तरह से दावत छोड़कर काहे जाना है आपको? अरे जिस पनौती को महल भेजा है ना तुमने, उसी के लिए महल जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ रुद्र नंगे पांव ही भागते हुए महल पहुंचा। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे महल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इस पर रुद्र जैसे ही महल के अंदर दाखिल हुआ, उसने जोर से चीखने की आवाज सुनी। आवाज ऊपर के कमरे की ओर से आ रही थी। रुद्र भागते हुए ही अपने कमरे की ओर जाने लगा कि तभी सीढ़ियों पर पहुंचते ही रुद्र की नजर कमरे के बाहर केत की अम्मा पर पड़ी। केत की अम्मा हद से ज्यादा परेशान थी और दरवाजे को खटखटाते ही जा रही थी। वो कमरे का दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि प्रत्यक्षा का था। जिस बात का डर था वही हो गया था। ए रुद्र, गजब हुई गवाह। हम रसोई में थे, तभी अचानक से सामान टूटने की आवाज आई। दुल्हन चिल्लाने लगी। जब तक हम आए उसका दरवाजा ही बंद हो गया। उसका कुछ करो। केत की अम्मा की बात सुनते हुए रुद्र तुरंत ही कमरे के बाहर पहुंचा। रुद्र ने दरवाजे को खोलने के लिए जोर से हाथ मारा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज बार बार आ रही थी। रुद्र ने बेहद जोर से उस दरवाजे पर पैर मारा और दरवाजा खुल गया। लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने की नजर कुछ और ही थी, जिसे देखकर केत की अम्मा और रुद्र दोनों ही सन्न रह गए। रुद्र के दरवाजा खोलने पर वो पूरी तरह से हैरान था। प्रत्यक्षा डरी सहमी सी सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर था। प्रत्यक्षा डर के कारण कांप रही थी। साथ ही प्रत्यक्षा के बाल पूरी तरह से बिखर गए थे। प्रत्यक्षा की साड़ी भी लगभग फट चुकी थी और उसके कंधे का ब्लाउज भी नुचा फटा सा नजर आ रहा था। प्रत्यक्षा डरी हुई थी, लेकिन वहीं उसके हाथ में पानी का एक जग था जिस पर से खून टपक रहा था। लेकिन प्रत्यक्षा की नजर नीचे जमीन की ओर थी। रुद्र ने नीचे जमीन की तरफ जब देखा तो उसे सब कुछ साफ समझ आ गया कि कमरे में क्या हुआ होगा। नीचे जमीन पर जयंत अपना सिर पकड़कर पड़ा हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था और वो दर्द से कर्रा रहा था। जयंत का सिर बुरी तरह से चकराया हुआ था और नशे में होने के कारण वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी डरी नजरों को ऊपर उठाया और रुद्र की ओर देखा। सामने रुद्र को देखते ही प्रत्यक्षा की लाल पड़ चुकी आंखें एकदम से बहने लगी। रुद्र जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे ही प्रत्यक्षा के पास आया और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यक्षा को अपने पास खींच लिया। नजारा कुछ ऐसा था। रुद्र ने प्रत्यक्षा के पास पहुंचते ही कांपती हुई प्रत्यक्षा को जयंत के पास से खींचकर अपने पास कर लिया था। रुद्र ने प्रत्यक्षा की बिगड़ी हुई हालत देखते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसकी साड़ी को संभालते हुए उस साड़ी से प्रत्यक्षा को पूरी तरह से लपेट दिया और फिर उसे खुद के पास कर लिया। रुद्र ने अपने एक हाथ से प्रत्यक्षा को अपने सीने से लगा लिया था और गुस्से में घूरते हुए जयंत को देख रहा था। रुद्र ने प्रत्यक्षा को एक तरह से संभालते हुए धीरे से उसके हाथों से जग को लेना चाहा। रुद्र का हाथ जैसे ही जग पर पड़ा, उसने पाया कि प्रत्यक्षा ने अपने कांपते हुए हाथों से ही जग को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? प्रत्यक्षा की नजर जयंत पर थी। इस पर उसने रुद्र को कोई जवाब नहीं दिया। वो सिसक के रोए जा रही थी। इस पर रुद्र ने अपने दूसरे हाथ से प्रत्यक्षा के चेहरे को अपने चेहरे की ओर किया। इधर देखो मेरी तरफ। रुद्र ने जैसे ही प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी ओर किया, प्रत्यक्षा की नजर रुद्र पर पड़ी। मैंने बताया था ना, इस तरह से हमला नहीं करते। तुम्हारी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सामने वाले को होश आने ही ना पाए। प्रत्यक्षा अभी भी बुरी तरह से हाफ रही थी। उसने रुद्र की ओर देखा। रुद्र ने अचानक प्रत्यक्षा का वो हाथ थाम लिया जिससे उसने पानी का जग पकड़ा हुआ था। रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ते हुए उस पानी के जग को गुस्से में ही ऊपर की ओर उठाया और फिर उस जग को जयंत के सिर पर और भी जोर से दे मारा। जयंत, जो अब तक सिर्फ सर पकड़कर दर्द में कर्रा रहा था, रुद्र के एक ही वार से जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रत्यक्षा अपनी आंखें बंद करके खुद को रुद्र को धक्का देकर पीछे हटने लगी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ वापस से पकड़ते हुए अपनी ओर खींचा। नहीं घबराओ मत, अब सब ठीक है। देखना चाहोगे कि अब इसके साथ क्या होने वाला है? रुद्र बेहोश जयंत की कॉलर को पकड़कर उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर की ओर ले गया। जयंत के सिर से निकला हुआ खून जमीन पर फैला हुआ था। जयंत के साथ ही कमरे के बाहर की ओर
निशान बना रहा था। पागल है रुद्र, गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। ये कहीं जान न ले इसकी आज। उस समय तक बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक तीनों ही वहां पहुंच चुके थे। महल के अंदर पहुंचते ही बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक ने देखा कि रुद्र हद से ज्यादा गुस्से में है। वहीं रुद्र के सामने जयंत खून में डूबा हुआ था। ए रुद्रा, पागल हो गए हो का? रुद्र ने घूरते हुए ही बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक की ओर देखा। जयंत अभी भी नशे और हल्की बेहोशी में था। इस पर उसने धीरे से रुद्र के हाथों को अपने हाथों से पकड़ा। जयंत को हल्का सा होश में देखकर उसे जमीन पर पटक दिया और फिर गुस्से में ही चिल्लाने लगा। पता है तूने आज कितनी बड़ी गलती की है? जयंत की ऐसी हालत देखकर समर्थ परेशान था, लेकिन बाबा साहेब गुस्से में उबल रहे थे। जब नीचे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी तो इस पर केत की अम्मा और प्रत्यक्षा भागकर सीढ़ियों के पास पहुंचे और तब पहली बार समर्थ और कार्तिक की नजर प्रत्यक्षा पर पड़ी। प्रत्यक्षा की हालत देखते ही बाबा साहेब ने अपना मुंह फेर लिया और दूसरी ओर देखने लगे। प्रत्यक्षा की हालत ही सब कुछ साफ बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। इस पर कार्तिक और समर्थ ने एक दूसरे को हैरानी के साथ देखा। ए रुद्र, शांत हो जा रे। बात का है? जयंत को इस तरह से काहे मार रहे हो? और ये जो ऊपर रो रही है, ये कौन है? वो लड़की, वो जो है, क्या मस्त माँ। रुद्र अभी भी हद से ज्यादा गुस्से में था, लेकिन अब बाबा साहेब की आंखों में भी खून उतर आया था। उन्होंने अचानक ही जयंत को जोर से लात मारी। ताऊ जी हम किए का है? अरे काहे मार रहे हैं हमें? अरे अकल के अंधे हो का? बहुरिया की हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा कि इस अय्याश ने क्या करने की कोशिश की। काहे हम सब वहां दावत छोड़कर यहाँ भाग कर आए? अरे ठाकुर खानदान के लोग कब से अपने बदन में खून की जगह पानी लेकर चलने लगे। अब घर की बहू पर भी हाथ डालोगे का? समर्थ और कार्तिक एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। इस पर उन दोनों की ही नजर प्रत्यक्षा पर गई। घर की बहू? बाबा, ये क्या कह रहे हैं? अचानक से महल में बहू कब से पैदा हो गई? और आप इसे बहू काहे कह रहे हैं? कब हुआ ये सब? इस पर बाबा साहेब ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और जयंत के बालों को खींचते हुए उसे खड़ा किया। अरे उल्लू, घर की बहू घर का मान मर्यादा होवत है। तूने जिस पर हाथ डालने की कोशिश की है ना, वो हमारी बहुरिया है, हमारी रुद्रा की बीवी है। वो उसको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना घर की औरत को मिलता है, समझे का? जयंत नशे में ही हामी भरते हुए हाँ कहने लगा। समर्थ और कार्तिक बिल्कुल खामोश खड़े थे। चल, हाथ जोड़कर माफी मांग। ये रुद्रा की पत्नी है, भाभी का दर्जा दे इसे। चल, पैर छूकर माफी मांग। नहीं बाबा, ऐसे नहीं। रुद्र गुस्से में ही आगे बढ़ा और प्रत्यक्षा के पास जाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। प्रत्यक्षा के चेहरे पर अभी भी बाल बिखरे हुए थे। वो प्रत्यक्षा के बालों को पीछे की ओर समेटते हुए बोला, इसके गाल देख रहे हैं बाबा? इस घटिया इंसान ने इसे मारा है। इतना आसानी से इसको नहीं जाने देंगे। बाबा साहेब ने देखा कि प्रत्यक्षा के गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसका गाल लाल हुआ पड़ा था और आंखें रो रो कर सूज सी गई थी। प्रत्यक्षा आंसुओं से भरी हुई नजरों से रुद्र को देख रही थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों को आगे करते हुए कहा, इसे थप्पड़ मारो। जितनी तेज मार सकती हो उतनी तेज मारो इसे। ए लड़की, खबरदार ऐसा कुछ किया तो जो हुआ अनजाने में हुआ। जयंत को हाथ लगाने का सोचना भी नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। कोई इसे छूकर तो दिखाए। रुद्र का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। प्रत्यक्षा ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर जयंत के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बस बहुरिया, तुम हमारी शान हो, डर नहीं। जाओ ऊपर अब तुम। इस पर केत की अम्मा प्रत्यक्षा को सहारा देकर वापस ऊपर जाने लगी। प्रत्यक्षा के पैर पहले से ही कंकड़ पत्थरों के चुभने के कारण घायल से थे। वो लड़खड़ाती हुई ऊपर की ओर जा रही थी। रुद्र प्रत्यक्षा को धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते देख
रुद्र कमरे के अंदर चल रहे केत की अम्मा और प्रत्यक्षा की सारी बातों को खामोशी के साथ सुन रहा था। अब तो तुमसे मिलना ही होगा जयंत। जयंत के साथ जो हुआ उससे कार्तिक बहुत भड़का हुआ था। वो प्रत्यक्षा और रुद्र को बुरा भला कह रहा था। ये बिना ब्रेक की गाड़ी, जब रास्ता ना पता हो तो निकलना नहीं चाहिए, वरना कहीं ठुक जाएगा। तुमको पता है का कि पूरा मामला क्या है? जो तुम बोले जा रहे हो और बोले ही जा रहे हो। इतना समझ लो, जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ। अभी सच ये है कि वो लड़की इस महल की बहू है, और वो लड़की कहाँ से आई है, कौन है, इका तुम लोग ना जानो। वो जो भी है वो हमारा मामला है, लेकिन अब वो लड़की हमारे रुद्रा की पत्नी है, बकायदा ब्याह के आई है इस महल में, इसीलिए इस घर की बहू है। और इतने सालों के बाद घर में कोनो औरत आई है तो थोड़ा अपने आप को संभालो। ये खुला बैल बन के घूमने की जरूरत नहीं है अब इस महल में। क्या इसका मतलब ना घर में अब जश्न होंगे और ना ही लोग आएंगे, लड़कियां नहीं आएगी? अरे भाई, इस बैल बुद्धि को समझा समर्थ। तब केवल मर्द थे यहाँ, अब यहाँ एक औरत भी है, और बहुत कुछ बदलना पड़ेगा हमको। तब जाकर एक बंजर महल रहने लायक घर बनेगा। जिंदगी भर सारे के सारे मर्द ही नहीं रहेंगे इस घर में। बाबा, लेकिन आज जो भी हुआ वह सच में अनजाने में हुआ था। मानता हूं कि ये जयंत को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब से हम ध्यान रखेंगे। तो अब आप गुस्सा मत होइए। इधर प्रत्यक्षा अभी भी अपने कमरे में सो ही रही थी कि तभी उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार बीती हुई बातें सामने आ रही थी। प्रत्यक्षा ने सपने में देखा कि किस तरह वो अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी दरवाजा अचानक से बंद हो गया। प्रत्यक्षा के पलट के देखने पर उसने पाया कि नशे में झूलता हुआ जयंत मुस्कुराता हुआ देख रहा था। क्या बात है, महल में आते ही क्या मजेदार चीज मिली है, एकदम सन्नाटेदार। एकदम से ही जयंत प्रत्यक्षा पर हावी होने की कोशिश करने लगा। उन दोनों में काफी झड़प हुई। प्रत्यक्षा खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और जयंत को खुद से दूर करने के लिए हाथ पैर चला रही थी, जिस पर जयंत ने प्रत्यक्षा के गाल पर थप्पड़ मारते हुए उसे मरोड़ दिया और फिर उसके बालों को खींचते हुए उसके सर को दीवार पर पटक दिया। प्रत्यक्षा का सिर बुरी तरह से खून चुका था। उसके सिर की लगी चोट वापस से हरी हो गई थी। जयंत ने प्रत्यक्षा के कपड़े फाड़ते हुए प्रत्यक्षा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस पर प्रत्यक्षा ने उस पर पास ही रखे पानी की जगह से हमला कर दिया। प्रत्यक्षा सपने में ये सब देख ही रही थी कि तभी प्रत्यक्षा ने सपने में देखा कि वो जयंत से बचने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। इस पर प्रत्यक्षा अपने सपने में खोई हुई सी नींद में ही उठकर अचानक ही रोते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगी। मेरे पास मत आना, मुझे जाने दो। प्रत्यक्षा नींद में दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचा और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। खींचे जाने पर वो उसी की ओर खींची चली गई। प्रत्यक्षा की सांसें अब भी काफी तेज चल रही थी। किसी ने जोरों से उसे थाम रखा था। कोई उसे बेहद प्यार से सहला रहा था। तभी प्रत्यक्षा के कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी। मैं हूं ना यहाँ, कोई हाथ नहीं लगाएगा तुम्हें। शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।